परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं इस दुनिया में, उनके हुनर बोलते हैं, उनके हुनर बोलते हैं। मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों को याद है, हम लोग 11th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसका बेसिक पढ़ रहे थे। और उसके बेसिक में हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के मैं आपको 2 नियम पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो पहला नियम था, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो पहला नियम था, उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक फंडा लिखाया था। याद है क्या आपको? वो क्या था? NS, N-2F, N-1D और NP। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा नियम काफी इंटरेस्टिंग था, और वो क्या था कि किसी भी F को भरने से पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में देना ना भूले, और जरूरत पड़ने पर ओटा लेना भी ना भूले, वापस लेना भी ना भूले। अरे यस की नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट टाइम पर मैं आपको क्या बता रहा था कि जो सेकंड रूल है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान में रखना एक बात, कि जो सेकंड रूल है, ठीक है ना, सेकंड रूल, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो दूसरा नियम है, वो हर तत्व पर लागू नहीं होता है। ये जो दूसरा नियम है बेटा, ये कुछ ही तत्वों पर लागू होता है, लागू होता है। अरे यस की नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो दूसरा नियम है, वो प्रत्येक तत्व पर लागू नहीं होता है, वो कुछ ही तत्वों पर लागू होता है। और वो किन किन तत्वों पर लागू होता है, उन तत्वों को याद करने की ट्रिक बता रहा था मैं आपको, उन तत्वों को याद करने का फंडा बता रहा था। और वो तत्व कौन कौन से हैं, उनको याद करने का फंडा क्या है, वो सुनना। क्योंकि जब मैं फंडा बता रहा था, जो ट्रिक बता रहा था, उस टाइम पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया था। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फंडा अपना ये है, लड़की, अरे वाह सर, सिला, ओहो, लड़की सिला, सीएम की गाड़ी में, ओहो, सीएम की गाड़ी में करे यूं लुपा लुपा। अरे कोई दिक्कत है? अब मेरे को नहीं पता है लुपा लुपा क्या होता, आप समझ जाओ भाई, आप खुद समझदार हो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है। सुनना बेटा, देखिए, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, अगर आप मात खाओगे तो सेकंड रूल में ही खाओगे, क्योंकि सेकंड रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है। क्यों? सेकंड रूल क्या था कि किसी भी एफ को भरने से पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में देना ना भूलें, और जरूरत पड़ने पर वापस लेना भी ना भूलें। यानी सेकंड रूल में आप सिर्फ एक बात याद कर लो कि जब भी एफ को भरो तो पहले एक इलेक्ट्रॉन डी को दो, बाद में आप एफ को भरो। अब दिक्कत ये है कि सर क्या ये नियम हर एलिमेंट पर लागू होता? क्या नहीं साहब, ये नियम हर तत्व पर लागू नहीं होता। ये नियम केवल उन्हीं तत्वों पर लागू होगा जो मेरे इस ट्रिक के अंदर आएंगे,
ठीक है ना। और ट्रिक क्या है, लड़की शीला सीएम की गाड़ी में करे यूं लुप्पा लुप्पा। लड़की का मतलब है LR, लोरेंशियम, ठीक है ना। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। शीला बोले तो CELA, सीरियम और लेंथेनम, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सीएम की साइलेंट है, वाक्य को अर्थ देने के लिए लिखा गया है। गाड़ी का मतलब GD में करे साइलेंट है, वाक्य को अर्थ देने के लिए लिखा गया है। यू मतलब यूरेनियम, लुप्पा NP, लुप्पा एलियम और नुप्पा NP। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ये वो एलिमेंट हैं जिनमें F को भरने से पहले एक इलेक्ट्रॉन D को देना है, एक इलेक्ट्रॉन D को देना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ गए क्या? चल, बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड रूल की ट्रिक मैंने आपको बता दी, सेकंड रूल के वीडियो के अंदर ये नहीं आ पाई थी भाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बेटा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तीसरा नियम सिखाऊंगा। तीसरा नियम बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम है, थर्ड रूल, इसे मत जाना तुम कभी भूल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तीसरा नियम, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ बेटा, ये नियम आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये नियम मेरे खुद के बनाए हुए हैं। हाँ, बुक में भी नियम दे रखे हैं, लेकिन वो मैं आपको जब बताऊंगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए, अब तो ऐसे पढ़ने का मजा भी आपको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब आपको रटाफिकेशन से आपका पीछा छूट जाएगा। जिस बच्चे में टैलेंट होगा, जिस बच्चे में दिमाग होगा, वही आगे सक्सेस होगा भाई। अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। तो बात करते हैं भाई थर्ड रूल की, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए थर्ड रूल ये है, एक बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तीसरा नियम है बेटा, ध्यान सुनना, उर्दू पूरी तू और ये वासर अर्धपुरित और पूर्णपुरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। पूरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ बेटा, अर्धपुरित और पूर्णपुरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। अर्धपुरित और पूर्णपुरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, दुनिया में हर काम स्थायित्व के लिए होता है। दुनिया में हर काम किसके लिए होता है? स्थायित्व के लिए होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबिलिटी। अरे बेटी स्टेबिलिटी। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, देखो सुनो, आप इस लाइन की भावनाओं पर जाओ। क्या कह रहा है तीसरा रूल? कि अर्धपुरित और पूर्णपुरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा पूरी इनऑर्गेनिक में, कि दुनिया में हर काम स्थायित्व के लिए होता है। दुनिया में हर काम स्थायित्व के लिए होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये स्थायित्व क्या है? व्हाट इज स्टेबिलिटी? ये स्थायित्व क्या है? तो सुनना बेटा, आपको मारवाड़ी में समझाता हूं स्थायित्व का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि आप स्कूल क्यों आते हो, तो आप जवाब दोगे पढ़ने के लिए सर। फिर मैंने पूछा बेटा पढ़ लिख कर क्या करोगे? सर नौकरी लगेंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने पूछा कि बेटा नौकरी लगकर क्या करोगे? सर
शादी करेंगे, आपने भी तो की है, बहुत अच्छी बात है बेटा, शादी करोगे। फिर मैंने पूछा फिर क्या करोगे? सर शर्म आ रही लेकिन बता देते, फिर बच्चे करेंगे एक दो। चलो फिर मैंने पूछा बेटा फिर क्या करोगे? बोले सर फिर उनका नाम भी स्कूल में लिखाएंगे। मैंने पूछा फिर क्या करोगे? उनको भी पढ़ाई लिखाएंगे। फिर मैंने पूछा फिर क्या करोगे? उनकी भी शादी कर देंगे। फिर मैंने पूछा फिर क्या करोगे? पोता पोती खिलाएंगे। सर अगर मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो लास्ट में तो आप ऐसे बोलोगे ना कि सर अब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में जो कुछ करना था वो हमने कर लिया। जिंदगी को हमसे जो कुछ चाहिए था, जिंदगी से जो कुछ हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब अगर हम मर भी जाएं तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपकी वो जो पोजीशन है वो कहलाती है स्थायित्व है, कि अब आपने क्या प्राप्त कर लिया है? स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि दुनिया में हर काम किसके लिए होता है? स्थायित्व के लिए। स्थायित्व आपको भी चाहिए, स्थायित्व मेरे को भी चाहिए। हर खेल किसका है? स्थायित्व का है। दुनिया में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जिसके लास्ट में क्यों लग जाए, उत्तर लिख देना स्थायित्व के लिए, फॉर स्टेबिलिटी। अरे कोई दिक्कत है क्या? और मैं क्या कह रहा हूं कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। अरे ठीक है बेटा, सुनना। देखिए बेटा, जो विन्यास है, इधर समझा देता हूं एक बार मैं आपको। जो विन्यास है जिसको इंग्लिश में बेटा हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो बेटा जो विन्यास है ना वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है बेटा अर्धपूरित विन्यास। क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास। ठीक। दूसरा होता है पूर्णपूरित विन्यास और तीसरा होता है आंशिक, ये बिंदु लगाना मत भूल जाना रे, आंशिक पूरित विन्यास। आंशिक पूरित विन्यास। ठीक है बेटा, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो विन्यास है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक और भी होता है, रिक्त विन्यास होता है। ठीक है, वो अपने को ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना। अर्धपूरित विन्यास, दूसरा पूर्णपूरित विन्यास और तीसरा होता है आंशिक पूरित विन्यास। अब देखिए बेटा, अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं? जब उपकोष में उसके अधिकतम के आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों उसे हम अर्धपूरित विन्यास कहते हैं। जैसे S, P, D और F है। ठीक, बताओ S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अगर मैं इसमें क्या भर दूं A, तो S1 क्या हो जाएगा? अर्धपूरित विन्यास, क्योंकि 2 का आता 1। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6। अगर 6 के आधे मैं इसमें भर दूं 3, तो इसको आप बोलोगे अर्धपूरित विन्यास। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। अगर मैं इसमें कितने भर दूं? 5, तो ये क्या हो जाएगा? अर्धपूरित विन्यास। F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14, और मैं इसमें कितने भर दूं? 7, तो क्या हो जाएगा? अर्धपूरित विन्यास। तो बेटा ये जो S1 है, P3 है, D5 है, F7 है, ये सारे के सारे क्या है? अर्धपूरित विन्यास। S1 अर्धपूरित विन्यास, P3 अर्धपूरित विन्यास, D5 अर्धपूरित विन्यास, F7 अर्धपूरित विन्यास। क्या ऐसे आप मुझे पूर्णपूरित विन्यास बता दोगे क्या? बोलो। S2 पूर्णपूरित विन्यास, P6 पूर्णपूरित विन्यास, D10 पूर्णपूरित विन्यास, F14 पूर्णपूरित विन्यास। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ये तो है बेटा अर्धपूरित विन्यास और ये है बेटा पूर्णपूरित विन्यास। और मैंने क्या बताया कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होते हैं बेटा? अधिक स्थायी होते हैं। और दुनिया में हर काम किसके लिए होता है? स्थायित्व के लिए होता है। दुनिया में हर काम किसके लिए होता है? स्थायित्व के लिए होता है। इसका मतलब दुनिया का हर एलिमेंट, दुनिया का हर तत्व अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को या तो अर्धपूरित करना चाहेगा या पूर्णपूरित करना चाहेगा। सपोज करो कि अगर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित के नजदीक जा रहा है या पूर्णपूरित के नजदीक जा रहा है, तो बताओ उसका स्थायित्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई।
अरे यस कि नो? तो तीसरा नियम क्या बेटा? अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। और दुनिया में हर काम किसके लिए होता है? स्थायित्व के लिए। विन्यास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अर्धपूरित, पूर्णपूरित। अर्धपूरित का मतलब जब उपकोष में उसके अधिकतम के आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। पूर्णपूरित का मतलब जब उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो। और आंशिक पूरित का मतलब जो न तो अर्धपूरित हो न पूर्णपूरित हो। जैसे ऐसे में तो आंशिक पूरित होगा ही नहीं भाई, ऐसे में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 आएगा तो अर्धपूरित, 2 आएगा तो पूर्णपूरित। पी की बात कर लेते हैं, जैसे पी में 1 आ गया, अभी न तो अर्धपूरित है न पूर्णपूरित है, इसको आंशिक पूरित बोलेंगे। ऐसे ही P2, P3 तो लिखूंगा नहीं क्योंकि P3 तो अर्धपूरित हो जाएगा, P4, P5, P6 लिखूंगा नहीं क्योंकि वो पूर्णपूरित हो जाएगा। ऐसे ही D1, D2, D3, D4, D5 नहीं लिखूंगा, क्यों? नहीं तो वो अर्धपूरित हो जाएगा। ऐसे ही D6, D7, D8, D9, D10 लिखूंगा नहीं क्योंकि वो पूर्णपूरित हो जाएगा। ऐसे ही बताओ F में कौन कौन से आएंगे आंशिक पूरित में? F1, F2, F3, F4, F5, F6, उसके बाद में F8, F9, F10, F11, F12 और F13। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ गए क्या? और मैंने क्या बताया कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। हाँ, अब मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी क्यों होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका कारण है क्या है? ठीक, इसका कारण है बेटा सममिति के कारण है। किसके कारण? सममिति के कारण, बिल्कुल सिमेट्री के कारण, ठीक है ना, सममिति के कारण। देखिए बेटा, दुनिया में जितने भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है ना, उनमें सिमेट्री पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। और दुनिया में जितनी भी चीजें जिनमें सममिति पाई जाती है वो ज्यादा स्थायी होती है। देखिए, जैसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे मान लो D5 की बात कर लेता हूं। बताओ D5 क्या बेटा? अरे भाई, अगर आपसे देखिए बेटा, आप चीजों को समझिए। एक बार आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यदि आप दिमाग खर्च करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं D5, हम आपसे पूछो, बताओ D5 अर्धपूरित विन्यास है या पूर्णपूरित विन्यास है या आंशिक पूरित विन्यास है? तो आपका जवाब रहेगा कि सर D5 है, वो तो अर्धपूरित विन्यास है। चलो बनाओ। D5 का मतलब क्या? D उपकोष और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना वाले पार्ट में आपको डिटेल में पढ़ा देंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ बेटा, ये अर्धपूरित विन्यास है ना, क्या अर्धपूरित विन्यास में आपको सिमेट्री, सममिति देखने को मिलेगी क्या? यस। इसको बीच में से काट दो, इमेजिन करो आप। अरे इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा दो यार, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ बेटा, अर्धपूरित विन्यास में आपको सममिति देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो अर्धपूरित विन्यास में क्या पाई जाती है? सममिति। ऐसे मान लो D10 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको बीच में से काटो, बताओ इसके 2 बराबर भाग होंगे कि नहीं? अरे सममिति का मतलब क्या कि किसी भी चीज को आप बिल्कुल बीच में से काटो और उसके 2 बराबर भाग हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्धपूरित विन्यास है और जो पूर्णपूरित विन्यास है, इनमें क्या पाई जाती है बेटा? सममिति पाई जाती है, सममिति पाई जाती है। और सममिति पाए जाने के कारण है बेटा, ये जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास है वो अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा दुनिया में ऐसी जितनी भी चीजें जिनमें सममिति पाई जाती है वो ज्यादा स्थायी होती हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम खुद हैं। कैसे? देखिए, भगवान ने हमें 2 आंखें दी, एक आंख इधर दी और एक आंख इधर दी। क्यों? सममिति के लिए। क्यों? सममिति के लिए। क्यों? क्योंकि जो सममित चीजें होती हैं वो ज्यादा स्थायी होती है ताकि हम सुंदर दिखें। अरे वो ऐसा भी तो कर सकता था, एक
आगे दे देता और एक आंख पीछे दे देता, आगे का भी दिखाई देता और पीछे का भी दिखाई देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सममितता के लिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने हमें दो कान दिए, दो कान दिए, एक कान इधर दिया, एक कान इधर दिया। क्यों? सममितता के लिए, ताकि सिमेट्रिकल हो हम, क्योंकि जो सममित चीजें वो ज्यादा स्थायी है। वो ऐसे भी तो कर सकता था, एक कान यहां दे देता और एक नीचे दे देता, ऊपर का भी अच्छे से सुनाई देता, नीचे का भी अच्छे से सुनाई देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? सममिति के लिए। अरे यस की नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? भगवान ने हमें एक हाथ इधर दिया और एक हाथ इधर दिया। भगवान ने हमें एक हाथ इधर दिया और एक हाथ इधर दिया। क्यों? सममिति के लिए, ताकि हम सुंदर दिखें और हमारे अंदर क्या मिले? सममिति मिले। ठीक है, वो ऐसा भी तो कर सकता था कि एक हाथ यहाँ लगा देता और एक नीचे लगा देता। ऊपर वाली चीज़ को उठाने के लिए भी दुख नहीं पाना पड़ता, नीचे वाली चीज़ को उठाने के लिए भी दुख नहीं पाना पड़ता। तो आपको शायद ये बात समझ में आई होगी कि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? सममिति के कारण। क्योंकि दुनिया में ऐसी चीज़ें जिनमें सममिति होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। अरे यस कि नो? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस रूल का हम यूज कैसे करेंगे, कि सर इस रूल का हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, अब मैं आपके सामने 4 विन्यास लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए उनके ऊपर। देखिए बेटा, एक मैंने लिखा डी फॉर्म, ठीक। एक मैंने लिखा D9, ठीक। एक मैंने लिखा F6 और एक मैंने लिखा F13। देखिए ध्यान देना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत शानदार बात बता रहा हूं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ D4 अर्धपूरित विन्यास है या पूर्णपूरित विन्यास है या आंशिक पूरित विन्यास है, तो सभी बच्चे ये जवाब देंगे कि सर ये न तो अर्धपूरित विन्यास है, न ये पूर्णपूरित विन्यास है, ये आंशिक पूरित विन्यास है। बहुत अच्छी बात है। ये भी क्या है? आंशिक पूरित विन्यास है। ये भी क्या है? आंशिक पूरित विन्यास है। और ये भी क्या है? आंशिक पूरित विन्यास है। ये आंशिक पूरित विन्यास तो है, लेकिन इनमें कुछ खास बात है कि ये ऐसे आंशिक पूरित विन्यास है जो स्थायित्व के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप ऐसे समझो, देखिए स्थायित्व आपको भी चाहिए, स्थायित्व मेरे को भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मानो कि आपका स्थायित्व है 500 रुपए का है। सब अरे मानने में क्या जाता है यार, मानने में कुछ तुम्हारा जाता है क्या? मतलब यह है कि अगर आपके पास 500 रुपए हो जाते हैं तो आपको स्थायित्व मिल जाएगा। ये मैंने कंडीशन बता दी। मान लो कि जाओ बच्चों 500 रुपए इकट्ठा कर लो, तुम्हें तुम्हारा स्थायित्व मिल जाएगा। यानी तुम्हारा स्थायित्व कितने रुपए का हो गया? 500। सर हम इतने सस्ते हैं क्या? नहीं बेटा, मान लो आपका स्थायित्व है 500 रुपए का। बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत कर करके 499 रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक। अब आप यदि किसी से 1 रुपया मांगने जाओ, किसी अमीर लोग के पास, जैसे मान लो मेरे पास आ गए आप, ठीक है ना, कि सर आप हमें 1 रुपया दे दो। मैंने पूछा क्यों? कि सर हमारा स्थायित्व मिल जाएगा हमें। सपोज करो अगर 1 रुपये के लिए मैं मना कर दूं तो तुम्हारा गुस्सा इस प्रकार से होगा कि एक बार तो तुम्हें इतना खतरनाक गुस्सा आएगा कि सर की जान ही ले ले, 1 रुपये के लिए मना कर दिया। अरे 1 रुपया नहीं है सर, वो हमारा स्थायित्व है। तो सोचो अगर किसी का स्थायित्व 1 रुपये के कारण अटका हुआ है तो हमें उसे 1 रुपया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट तुम्हें तत्वों में यूज करना है। अगर किसी तत्व का स्थायित्व 1 इलेक्ट्रॉन के कारण अटका हुआ है तो आपको उस तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन देना है। आप थोड़ा दोगे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये ऐसे समझो कि अगर किसी तत्व का स्थायित्व
एक इलेक्ट्रॉन के कारण अटका हुआ है तो आपको उस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे देना है। जैसे D4 की इच्छा है, D4 की इच्छा है। देखो ये न तो अर्धपूरित न पूर्णपूरित, आंशिक पूरित, लेकिन स्पेशल टाइप का आंशिक पूरित है। D4 की इच्छा है कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता, काश मेरे पास। देखो जब भी D4 आएगा ये चिल्लाएगा, जब भी D4 आएगा, ऐसे मानो जब भी D4 आएगा ये चिल्लाएगा कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं अर्धपूरित हो जाता, यानी कि स्थायी हो जाता। ऐसे ही जब भी D9 आएगा ये चिल्लाएगा कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं पूर्णपूरित हो जाता, यानी कि स्थायी हो जाता। ऐसे जब भी F6 आएगा ये चिल्लाएगा कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं अर्धपूरित हो जाता, यानी कि स्थायी हो जाता। ऐसे F13 जब ये आएगा ये चिल्लाएगा कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं पूर्णपूरित हो जाता, यानी कि स्थायी हो जाता। और ये काम सिर्फ तुम्हें D और F के साथ ही करना है, S और P के साथ नहीं करना है। अरे यस कि नो? इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है वो आप किसके साथ करोगे? D और F के साथ ही करोगे। तो देखिए बेटा D4 D9 ये याद कर लो दिमाग में, ये कंडीशन याद कर लो। D4 D9 F6 F13 ये जब जब आएंगे चिल्लाएंगे कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो हम स्थायी हो जाते। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देना है। जब कभी भी तुम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो और लास्ट में तुम्हें क्या दिख जाए D4, तो बिना पूछे आप उसको क्या कर देना D5, D9 को क्या कर देना D10, F6 को क्या कर देना F6 को क्या कर देना F7 और F13 को आप क्या कर देना F14। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये काम आपको करना ही है। कोई पूछे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए। क्यों कर रहे हो? स्थायित्व के लिए कर रहे हैं। और समझ गए क्या? तो ध्यान में रखना बेटा, जब कभी भी आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और D4 आ जाए तो आप उसको D5 कर देना, D9 आ जाए तो D10 कर देना, F7 आ जाए F6 आ जाए तो F7 कर देना, F13 आ जाए तो F14 कर देना। कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। तो देखिए अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस रूल के ऊपर। देखिए आपको दिमाग में की बात सेट करनी है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? सममिति के कारण। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए कुछ चीजों को आप अपवाद बोलते हो ना, अब आएंगे आपके अपवाद। ये लो, जैसे मान लो इस रूल के ऊपर तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वो ये है कि क्रोमियम, नाम तो सुना ही होगा क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। और कीजिए को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब करना होता है। सबसे पहले मैं हमेशा की बात बोलता हूं कि आपको जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है उसका परमाणु क्रमांक लिख लो। तो परमाणु क्रमांक कितना बेटा 24 है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहां से करोगे आप? सर 4s2 से। 4s2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बताओ कितने और भरने हैं? 4। लेकिन सबसे पहले क्या आता है S, या तो तुम्हारे, उसके बाद में 2 कम वाला F, वो तो आएगा नहीं क्योंकि 4 में से 2 कम करोगे तो 2F पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में 1 कम वाला D 3D और खुद का P 4P। ये कैसे लिखते हुए समझ में आता है ना आपको? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 4s के बाद में किसको भरा जाएगा? 3D को। तो 20 तो हो गए, 3D में कितने दोगे? 4। तो बिल्कुल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए था, होना चाहिए था, बट होता नहीं है, बट होता नहीं है। अरे बेटा
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों? अभी अभी मैंने क्या बताया कि जब कभी भी तुम्हें दिख जाए D4, D9, F6, F13, जब भी ये आएंगे चिल्लाएंगे कि काश, इनकी क्या इच्छा भाई, इनकी क्या इच्छा है, इनकी इच्छा लिखता हूं मैं, इनकी इच्छा है कि काश हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता, ये इनकी इच्छा है, ताकि क्या हो जाते बेटा, स्थायी। तो देखो 4s2 के बाद में क्या है 3d4, क्या क्या है d4। मैंने क्या कहा, जब भी d4 आएगा ये चिल्लाएगा, जब भी d4 आएगा ये चिल्लाएगा, क्या कहेगा कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं अर्धपूरित हो जाता। क्या हो जाता? अर्धपूरित हो जाता। और अर्धपूरित विन्यास क्या होते हैं बेटा? ज्यादा स्थायी होते हैं। तो बताओ बेटा, मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी, अगर किसी तत्व का स्थायित्व एक इलेक्ट्रॉन के कारण अटका हुआ है तो आपको उसे वो एक इलेक्ट्रॉन देना है। यानी आपको क्या करना बेटा, D4 को D5 करना है, D4 को D5 करना है। अब D4 को D5 कैसे करोगे? तो बताओ, D4 है, इसको D5 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो एक इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? ये वो एक इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? ये 4s से। किससे मांगेगा? 4s से। अरे ये 3d4 है ना, इसको अगर 3d5 करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? 4s से। ऐसे कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देना, बड़े ही मतलब नमी भरी आंखों से कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे देना। ऐसे कहेगा, क्यों, मैं क्यों दूं तुझे एक इलेक्ट्रॉन? बोला देख भाई आराम से समझ बात को, तू S2 है यानी पूर्ण पूरित है, तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा मैं अर्धपूरित हो जाऊंगा, तू भी अर्धपूरित हो जाएगा। तू S2 पूर्ण पूरित है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अर्धपूरित हो जाएगा। पहले भी तो स्थायी था, बाद में भी स्थायी रहेगा, तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरी जिंदगी बन जाएगी। तो ऐसे कहा ऐसी बात है क्या, चल ले ले। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन आप किसको दे दोगे? 3d को। तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5। और इसको आप जनरली ऐसे लिखते हैं 3d5 और 4s1। ठीक है ना बेटा, याद कर लेना बेटा। देखिए आप क्रोमियम को एक्सेप्शन मानते हो, लेकिन हर एक्सेप्शन का क्या होता है बेटा? रीजन होता है। ध्यान में रखना भाई, हर एक्सेप्शन का क्या होता है? रीजन होता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज के बाद में मुझ बन याद कर लेना, 3d5 4s1, 3d5 4s1। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं आपको, ठीक, वो आपको पता मैं किसका लूंगा? कॉपर। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 29। अगर इसका मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो वही बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहां से करूंगा? 4s2 से। 4s2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 20। उसके बाद में कौन आएगा? 3d 4p। तो कितने दोगे? 9। तो जैसे ही D9 आया ये चिल्लाया कि काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मैं स्थायी हो जाता। अगर किसी तत्व का स्थायित्व एक इलेक्ट्रॉन के कारण अटका हुआ है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे देना, ये दे देगा इसको एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेटा क्या आएगा? 4s1 3d10। और बुकों में ज़्यादातर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3d10 4s1। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको भी आप क्या मानते हो बेटा? अपवाद मानते हो, लेकिन इनका रीजन है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता 4s2 3d5। सॉरी, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? 4s1 3d5। क्यों? स्थायित्व के कारण। ऐसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? 4s1 3d10। क्यों? स्थायित्व के कारण। तो बेटा ये याद कर लेना, क्रोमियम का 3d5 4s1 और कॉपर का 3d10 4s1। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आप करना बेटा, ये आप करोगे, ठीक है ना। सिल्वर, इसका एटॉमिक नंबर आप देख लेना, शायद 47 ही होता है, ठीक है ना। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे थे
और आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट होता है। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।